हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मतलब क्या होता है? तो वाइंडिंग कंपनी का वाइंड अप करना एक प्रोसेस है। प्रोसेस जहाँ पे कंपनीज़ की जो लाइफ है वो एंड हो जाने वाली है, मतलब कंपनी ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो एंड में आएगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है मेंबर्स के बेनिफिट के लिए और जो भी क्रिएटर्स हैं उनके थ्रू, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, अब एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा जिसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं। अब वो सारी चीज़ें लिक्विडेटर के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी और सारी कंपनी का जो कंट्रोल है वो कौन ले लेगा? वो लिक्विडेटर ले लेता है, राइट। वो क्या करेगा? सारे एसेट्स से मनी के फॉर्म में वो कलेक्ट करेगा, उससे सारे पैसे जो भी डेब्ट थे वो पे ऑफ कर दिया जाएगा और अगर कोई सरप्लस बचता है तो उसको मेंबर्स में उनके राइट्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली वाइंड अप मतलब क्या हो गया? कंपनी एक प्रोसेस, वाइंड अप क्या है? एक प्रोसेस है, एक रिजल्ट नहीं है। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है। वहीं जो डिसोल्यूशन होता है, मतलब डिसॉल्व करना कंपनी को, मतलब वो एंड होना हो, एकदम से एंड होना, वो फाइनल स्टेज होता है। तो वाइंड अप क्या हो गया? वाइंड अप एक प्रोसेस हो जाता है जहाँ पे क्या हो जाता है, कंपनीज़ की जो लाइफ है वो एंड हो जाती है। जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो भी मेंबर्स के बेनिफिट्स और क्रिएटर्स होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जिसको लिक्विडेटर कहा जाता है। और अब कंपनी का सारा कंट्रोल उस लिक्विडेटर के पास आ जाता है। वो क्या करते हैं? कंपनीज़ के सारे एसेट्स से कलेक्शन करता है, उससे सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करता है। अगर कोई सरप्लस बचता है तो मेंबर्स में उनके राइट के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यही जो है ये प्रोसेस, इसी को कहते हैं वाइंड अप करना। और यही डेफिनेशन प्रोफेसर गोवर ने दी हुई थी कि इसी को बोलते हैं क्या? वाइंडिंग अप करना, राइट। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि एक टर्म होता है डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन मतलब सेम चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वाइंडिंग अप मतलब एक प्रोसेस हो गया जहाँ पे जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, तो फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको ख़त्म करने का, कंपनी को एंड करने का। जबकि डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? उसकी लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। जैसे डिसॉल्व हो गई मतलब कंपनी बंद हो गई, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। और वाइंडिंग अप में ना एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुई है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एग्जिस्टेंस खत्म होने का, राइट। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस होता है। और अगर हम ये चीज़ करें, इसको और क्लियर करने की बात करें तो देखिए, वाइंडिंग अप जब होता है ना तो उस केस में कंपनी का जो नाम है ना वो आरओसी से, मतलब रजिस्ट्रार जो होते हैं कंपनी के, आरओसी ऑफिस, वहाँ से ना स्ट्रक ऑफ नहीं होता, मतलब वहाँ के रजिस्टर से कंपनी का नाम अभी हटता नहीं है। तो मतलब वो अभी भी वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बंद होनी है कंपनी, काम चल रहा है, सारे एसेट्स को सेल किया जा रहा है, लाइबिलिटीज़ को पे किया जा रहा है, लेकिन स्टिल कंपनी का नाम दिखेगा। जबकि रिजोल्यूशन जैसे ही होगा, कंपनी का नाम क्या कर देंगे? रजिस्ट्रार के रजिस्टर ऑफ कंपनी से स्ट्रक ऑफ कर देते हैं, मतलब तुरंत खत्म कर देते हैं और उसी दिन से कंपनी की एग्जिस्टेंस सीज हो जाती है, अब वो वर्क नहीं कर सकती है, राइट। तो डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप दो अलग टर्म्स हैं, जो चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो वाइंडिंग अप एक प्रोसेस होता है इसीलिए, और वाइंडिंग अप में आपको क्या करना है, क्या है, वही चीज़ पूरी प्रोफेसर गोवर की डेफिनेशन होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम आगे बात करते हैं कि वाइंडिंग अप होता कैसे, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप क्या है, कितने तरीके से हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं। ये तो पता है कि वाइंड अप होगा कैसे, मतलब क्या चीज़ होती है कि अब कंपनी बंद होने वाली है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे, सारी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? सरप्लस बचेगा तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म करेंगे काम। ये तो पता है, लेकिन ये कैसे होगा? मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप क्या है? तो दो तरीके हैं। एक होता है आपका कंपलसरी वाइंडिंग अप। तो जो कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है वो किसके अंदर है? एनसीएलटी के अंदर होता है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में जो आपकी एनसीएलटी है, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनके थ्रू होता है। और दूसरा होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है वो किसके थ्रू होती है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंदर। मतलब कि आप अगर वाइंड अप कराना चाहते हो कंपनी को, तो एक तो ये होता है कि आप को कराना ही है, कंपलसरी हो गया वो, तो उस केस में जो सारी सिचुएशन से सारी चीज़ें कौन हैंडल करेगा? एनसीएलटी हैंडल करेगी और कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन था ना वो एनसीएलटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक। और दूसरा हो गया कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लगेंगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के एप्लीकेबल होंगे, जिसे बोलते हैं IBC,
राइट। और इसके लिए एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI बोर्ड ऑफ इंडिया को बिठाया जाता है जो ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप को देखती है। तो दो मोड्स हो गए, कंपल्सरी और वॉलंटरी, और दोनों किस किस एक्ट के अंदर किस किस रूल्स को गवर्न करेंगे वो ये चीज़ें हो गई, राइट। अब एक एक करके समझते हैं कि वो क्या सिचुएशन होगी जब कंपल्सरी वाइंडिंग अप कंपनी की होती है ना। कब कंपल्सरी वाइंडिंग अप होगी? तो द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय एन ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड द कंपल्सरी वाइंडिंग अप। तो जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा, NCLT ऑर्डर दे देती है कि भाई आपको आपकी कंपनी बंद करनी होगी, तो उसको कहेंगे कंपल्सरी वाइंड अप। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अब चलाने का, क्यों? क्योंकि ऑर्डर आ गया आपको कि अब आपको कंपनी बंद करनी है, NCLT ने कह दिया। अब NCLT ऐसा क्यों कहेगी? तो वो जो ऑर्डर ये देती है ना, वो दो तरीके से देती है। एक सुओ मोटो, मतलब उसने खुद ही से स्वेच्छा से, जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ में ना, खुद से संज्ञान लेना, मतलब उसने खुद से कंसीडर किया, उसने खुद से देखा और ये बोला कि भाई इस कंपनी को बंद होना चाहिए। तो एक तो सुओ मोटो, मतलब ऑन इट्स ओन मोशन, खुद से एनालिसिस करके उस कंपनी, NCLT ने कह दिया कि इस कंपनी को बंद होना चाहिए, तब भी वो कह रहा है कि कंपल्सरी वाइंड अप। दूसरा, NCLT को एक एप्लीकेशन आई हो किसके थ्रू? जो स्पेसिफाइड पर्सन है जिसको सेक्शन 272 में डिफाइन किया गया है, तो जब उन लोगों ने NCLT को पिटीशन डाली हो, पिटीशन डालने का मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन दी हो कि भाई इस कंपनी को आप देखिए, इसको बंद कराइए, कि तो इस केस में क्या होगा? उस केस में भी कंपल्सरी वाइंड अप होता है। अब ये लोग होते कौन? स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे कंपनी खुद ये कह दे कि भाई हाँ मेरा आप ट्रिब्यूनल के थ्रू वाइंड अप होना है, या क्रेडिटर हो गए, या रजिस्ट्रार हो गए, या कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये लोग मिलके अगर ये मतलब इनमें से कोई कहता है कि पिटीशन डाल देता है कि भाई इस कंपनी का वाइंड अप कराना कंपल्सरी है, तो उस केस में उसको देखते हुए समझते हुए NCLT ऑर्डर देती है। तो या तो NCLT खुद करेगी या किसी के एप्लीकेशन पे करेगी। किसके एप्लीकेशन पे? जो स्पेसिफाइड पर्सन है। कहाँ पे? सेक्शन 272 में, मतलब ये लोग फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इस केस में क्या होगा? कंपल्सरी वाइंड अप होता है। क्लियर है? अब कंपल्सरी वाइंड अप कराने का ग्राउंड क्या होगा? मतलब ठीक है, आपने पिटीशन तो डाल दी, मान लीजिए कोई क्रेडिटर था, उसने पिटीशन डाल दी कि इस कंपनी का वाइंड अप करवाइए ट्रिब्यूनल को, लेकिन ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब दे देगी कि हाँ भाई वाइंड अप हो, कंपल्सरी वाइंड अप हो? क्योंकि जैसे ही ऑर्डर हुआ वो कंपल्सरी हो गया, अब तो कराना ही कराना, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा कौन सा ग्राउंड है जब ऑर्डर मिल जाता है? क्रेडिटर ने कहा और तुरंत NCLT कर देगी, ऐसा नहीं है। NCLT उस चीज़ को जज करेगी, जब बेसिस पाएगी, ग्राउंड पाएगी, तभी ऑर्डर करेगी, अदरवाइज वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है, क्योंकि NCLT के पास पावर होती है कि वो इस तरह के पिटीशन को रिफ्यूज़ भी कर सकती है कि भाई नहीं, कंपल्सरी वाइंड अप इस कंपनी का ज़रूरी नहीं है। उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर NCLT को ये लगता है कि इस कंपनी का वाइंड अप करना सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा, इस कंपनी का वाइंड अप करना नेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो उस कंपनी को वाइंड अप नहीं होने देती है, तो कंपल्सरी वाइंड अप का ऑर्डर पास नहीं करेगी, वो रिफ्यूज़ कर देगी, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले? ग्राउंड्स, कि कौन कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसकी वजह से कंपल्सरी वाइंड अप हो जाता है, ऐसा ऑर्डर आपको मिलता है। तो एक हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। मतलब क्या हो गया कि जब कंपनी के मेंबर्स जो हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं कि हम लोग ट्रिब्यूनल के थ्रू अपनी कंपनी को वाइंड अप कराएंगे। मतलब कंपनी के मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में मोशन पास कराया, रेजोल्यूशन पास कराया कि हम लोग अपनी कंपनी को वाइंड अप करेंगे। अब वाइंड अप कैसे करेंगे? हम लोग अपनी कंपनी को वाइंड अप करेंगे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के थ्रू। तो अब ट्रिब्यूनल जो कहेगा, ट्रिब्यूनल जैसे करेगा वो करे, उसको हमने पावर दे दी। तो उस केस में क्या होता है? कंपल्सरी वाइंड अप का ग्राउंड तैयार हो जाता है, राइट। तो स्पेशल रेजोल्यूशन अगर मेंबर्स ने पास कर लिया है तब उस केस में NCLT ऑर्डर दे देती है कंपल्सरी वाइंड अप का। क्लियर है? अब स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब भी यहाँ समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि जितने मेंबर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और जिनकी वोटिंग राइट है, उनका 75%, कम से कम 75%, मतलब उससे ज़्यादा लोग जो हैं उस पर्पज़ के लिए एग्री कर दें, राइट। तो मोर देन 75% जब आपको पर्टिकुलर चीज़ के लिए एग्री करते होंगे तो वो क्या होता है? उसको कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना। क्लियर है? तो इस केस में एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन ग्राउंड बनता है, दूसरा ग्राउंड बनता है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब जो लगे कि सही है, मतलब NCLT को ये लग रहा हो कि हाँ भाई ये सही ग्राउंड है, ये जस्टिफाइड ग्राउंड है और इसकी वजह से आपका बंद होना चाहिए, आपका वाइंड अप होना चाहिए कंपनी, तो भी कंपल्सरी वाइंड अप हो जाता है। अब ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड को जैसे कैसे समझा सकता है? जैसे कंप्लीट डेडलॉक हो जाए। कंप्लीट डेडलॉक का मतलब कंपनी में बोर्ड ऑफ मीटिंग होनी है, पर बोर्ड ऑफ मीटिंग के लिए डायरेक्टर्स ही नहीं है, राइट।
मीटिंग का जो कोरम होता है, जिससे कम से कम एक जनरल मीटिंग जब होने रही कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए, तभी वो मीटिंग वैलिड होगी। तो अब मेंबर्स ही नहीं है, कोरम ही नहीं कंप्लीट हो रहा है ना। या फिर मीटिंग हो रही है एक जैसे ऐसे ही बस इनफॉर्मली मीटिंग हो जा रही है, ना ट्रस्ट है, ना कॉन्फिडेंस है, ना सही से मोशन पास हो रहा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए मीटिंग सही से कन्वे हो ही नहीं रही है। तो जब ना बोर्ड मीटिंग हो रही है, ना एजीएम हो रही है, क्योंकि ये सब क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी की कि मीटिंग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, इतने इतने टाइम के बाद मीटिंग हो जानी चाहिए। तो अगर ये सब हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस तरह से मेंबर्स नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो आपको लगेगा कि भाई ऐसी सिचुएशन है तो फिर बंद होना जायज़ है। तो तब ये सब क्या बनता है, ये ग्राउंड बनता है, जस्ट एंड इक्विटेबल का ग्राउंड बनता है। इस बेसिस पे भी कंपलसरी वाइंड अप होता है। या फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए अगर ऐसा लग रहा है कि कंपनी का जो वर्क है वो कहीं ना कहीं फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए, फ्रॉड में कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व है, तो और उस केस में कंपलसरी वाइंड अप की बात हो रही है, तो वो भी जस्ट एंड इक्विटेबल है। या कंपनी कंटिन्यू लॉस बियर कर रही है, बहुत टाइम से कंपनी लॉस में जा रही है और ऐसा कोई ऑप्शन उसको नहीं दिख रहा है कि कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकती है, उस केस में भी हम कहते हैं कि हाँ भाई जस्टिफेबल ग्राउंड है कि कंपनी को वाइंड अप करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में कंपलसरी वाइंड अप एनसीएलटी के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा क्या, ये सब जस्ट एंड इक्विटेबल के अंदर के ग्राउंड बनते हैं, ऐसे और भी कई ग्राउंड हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। जैसे एक और ग्राउंड होता है फेल्योर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स विद द रजिस्ट्रार। तो अगर कंपनी अपने एनुअल स्टेटमेंट, अपने एनुअल रिटर्न मतलब बैलेंस शीट, P&L, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो, मतलब इन स्टेटमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने में फेल हो रही है, उसको एनुअल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार मतलब जो आरओसी है ना आपके यहाँ, जहाँ पे आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है। अब आप सबमिट करने में फ़ेल हो रहे हैं, वो भी कब, एक बार फेल होने पे बंद नहीं हो जाएगी, आप कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स तक आपने अपने एनुअल रिटर्न्स वहाँ सबमिट नहीं किए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं किए। कब, कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल 5 ईयर्स मतलब लगातार 5 सालों तक आपने ऐसा काम नहीं किया, तो इन दैट सिनेरियो आप कंपलसरी वाइंड अप की कैटेगरी में उसके ग्राउंड को जस्टिफाई करने वाले हैं और आपका कंपलसरी वाइंड अप हो सकता है। और क्या रीज़न हो सकते हैं, व्हेन कंपनी एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर कंपनी ऐसा कुछ काम कर रही है जो देश हित में नहीं है, देश की एकता को ख़राब कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में भी एनसीएलटी उनको कंपल्सरीली बंद करने का ऑर्डर पास कर सकती है। राइट, आप किसी एनिमी कंट्री से बिलोंग कर रहे हो या इस तरह के किसी भी बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी पे प्रॉब्लम आ रही है ना, उसमें मतलब नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह की सिचुएशंस अगर सामने आती हैं तो कंपल्सरी वाइंड अप का ऑर्डर मिल जाता है। फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ अफेयर्स, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सही नहीं है, आपकी जो वर्किंग है वो सही नहीं है, आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो, आप ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो, नारकोटिक्स का बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप जिन अफेयर्स में इन्वॉल्व है, जो आपकी बिजनेस ऑपरेशंस है ना, वो फ्रॉडलेंट है, वो धोखेधड़ी की है ना, वो सही नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी कंपलसरी वाइंड अप होता है। और एक और सिनेरियो क्या आपकी बन जाती है, अनेबल टू पे इट्स डेप्ट। अगर कंपनी अपने लोन को, अपने डेप्ट को, अपने क्रेडिटर को पे ऑफ करने में अनेबल है, उनकी पेमेंट नहीं कर पा रही है, अगर उसके जो क्रेडिटर्स वगैरह वो 1 लाख से ज़्यादा के हो गए हैं और उन्होंने पेमेंट मांगी आपसे किसी भी केस में और किसी भी मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मेल में, फिजिकली, अगर उन्होंने आपसे पेमेंट मांगी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, उसके बाद भी आपने उनको पेमेंट नहीं किया, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है कि आप अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपका वाइंड अप होना ज़रूरी है। तो ये सारे वो ग्राउंड्स हो गए जिनके बेसिस पे कंपलसरी वाइंड अप होता है। राइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो कंपलसरी वाइंड अप होता है ना, इसका प्रोसेस कैसा होता है। जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर देती है वाइंडिंग अप का, तो उसका प्रोसेस क्या है, ट्रिब्यूनल कैसे ऑर्डर देगी वाइंड अप करने के लिए। तो कई बार प्रोसेस वगैरह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले तो पिटीशन फाइल होनी चाहिए। पिटीशन फाइल कैसे होगी, फाइलिंग अप ऑफ पिटीशन कैसे होगी, सेक्शन 272 हमने पहले डिस्कस किया। क्रेडिटर वगैरह हो गए, कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो गए, शेयर होल्डर हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, है ना, कंपनी इटसेल्फ हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। तो इन लोगों ने अगर पिटीशन फाइल कर दी कि भाई इस कंपनी को बंद करिए, तो सबसे पहले तो पिटीशन आनी चाहिए। क्लियर है, या आपका खुद से सीओ मोटो हो गया, एनसीएलटी ने खुद ही से कह दिया, तो दोनों ही सिचुएशन हो तो पिटीशन आनी चाहिए आपके पास। दूसरा, जैसे पिटीशन आ जाती है तो ट्रिब्यूनल क्या करती है, ऑर्डर दे देती है। ऑर्डर किस चीज़ का देती है कि 90 दिनों के अंदर आप पूरी प्रेजेंटेशन करो। प्रेजेंटेशन मतलब क्या, पिटीशन जब से आई है उसके 90 दिनों के अंदर वो देखती है
कि क्या रीज़न है, मतलब एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी, उसको बोलेगी कि आप चेक करो कि क्या सिनेरियो हो, क्या सही है, मतलब किस किस रीज़न से हो रहा है, मतलब उस तरह से पूरी चीज़ों की प्रेजेंटेशन के लिए वो ऑर्डर दे देती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो मेंबर्स हैं, जो कंपनी है ना, उसको ऑर्डर देती है किसके लिए कि आप अपने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, उनको आप प्रोवाइड करो, उनको फाइल करो, उनको सबमिट करो। तो वो वहाँ पे क्या करती है, जब कंपनी के ऑफिसर्स है ना, वो पूरा ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपनी के वो इनको सबमिट करते हैं, एनसीएलटी को सबमिट करते हैं 30 दिनों के अंदर। जिस दिन उनके पास ऑर्डर आ जाता है कि लिक्विडेटर से अपॉइंट हो रहा है, और इस तरह से उनको 30 दिनों के अंदर उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, अपने ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट को, जिनकी सीए ने ऑडिट कर रखी हो, ये सारे पेपर्स को उनको कहाँ सबमिट कर देना होता है, एनसीएलटी के पास सबमिट कर देना होता है। जब एनसीएलटी इसको पा जाती है, फिर उसके बाद क्या करती है, वो लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है। लिक्विडेटर अपॉइंट करने का मतलब क्या हो गया, अब काम शुरू होगा कि अब भाई वाउंड अप है, तो अब आपकी वाइंडिंग अप शुरू हो जाने वाली है। तो लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो गया। अगर मतलब आपकी कंपनी लिस्टेड रही है, स्टॉक मार्केट में भी है, तो ये लिक्विडेटर ये इन्फॉर्मेशन मतलब आपके स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रोवाइड कर, मतलब सेबी को भी प्रोवाइड कर देता है इस चीज़ को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको भी प्रोवाइड कर देता है कि पर्टिकुलर कंपनी जो है लिक्विडेट होने के लिए आ चुकी है और इसमें लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है। तो मतलब यहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन अब हो जाता है, पिटीशन फाइल हो गई, ऑर्डर आ गया, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट करवा लिए गए, अब लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है। अब जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया, अब इसके बाद कोई भी इस कंपनी पे कोई किसी भी तरीके का केस फाइल नहीं कर सकता, कोई भी सूट जो है इसके अगेंस्ट नहीं आ सकती है, ठीक है। अब एक इसके जुडिक्शन के अंदर आ गई, पूरे तरीके से ट्रिब्यूनल के जुडिक्शन के अंदर आ गई। अब सारी प्रोसीडिंग, सारे क्लेम्स कंपनी के अगेंस्ट जो कुछ भी है वो कौन देखेगा, ट्रिब्यूनल देखेगी, ठीक है। ट्रिब्यूनल किसके थ्रू देखेगी, लिक्विडेटर के थ्रू देखेगी जो अपॉइंट हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जब जो लिक्विडेटर है वो क्या करेगा, सारी रिपोर्ट को सबमिट करके कंपनी एनसीएलटी को प्रोवाइड कर देता है। तो अपना सारा रिपोर्ट सब कुछ बनाया, सब कुछ करने के बाद उनको प्रोवाइड कर देगा, और उसके बाद कंपनी जो एनसीएलटी है वो लिक्विडेटर को ऑर्डर दे देती है कि अब आप सारे एसेट्स को सेल ऑफ कर दो, उस एसेट से सारी लाइबिलिटीज़ का पे ऑफ करो, और जितना भी कुछ भी है आप सारी प्रॉपर्टीज़ को अपनी कस्टडी में आप ले लो। तो अब इसके बाद क्या हो जाता है, ट्रिब्यूनल को ऑर्डर मिल जाता है लिक्विडेटर को, वो सारी कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को अपनी प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब उसकी अपनी कस्टडी में ले लेता है। और उसके बाद जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ हैं, जो भी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं, उनको जो है सबको पेमेंट करना शुरू कर देता है। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, इस तरह से पूरा लिस्ट एच तक जो होते हैं, मतलब पूरे कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ को पेमेंट सारा हो जाता है। और जब उनको हो जाता है, फिर एडवाइजरी कमेटी बनती है, सारा चीज़ देखा जाता है, सबका अच्छे से हो गया है, रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, और इस तरह से कंपनी जो लिक्विडेटर है उसकी ड्यूटीज़ खत्म हो जाती है और कंपनी का वाइंड अप कंप्लीट हो जाता है। इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप का, मतलब एनसीएलटी के थ्रू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी। तो अब दूसरा क्या हो गया, एक तो था हमारा कंपल्सरी, अब है कि आप अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपनी कंपनी को बंद कराना चाहते हैं। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी कब होता है, ये कौन करता है, ये कंपनी के मेंबर्स करते हैं बेसिकली। तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं या जो उनके डायरेक्टर्स हैं, ये लोग मिल के, मतलब शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, ये सब लोग मिल के अपनी जो सॉल्वेंट कंपनी है, ध्यान रखिएगा, इनसॉल्वेंट कंपनी का वॉलंटरी वाइंड अप नहीं होने वाला है। बात किसकी कही जा रही है, सॉल्वेंट कंपनी है। आप कैसे हो, आप अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में कैपेबल हो अभी, और आपको लग रहा है कि भाई अब आगे अगर हम ऐसे कंपनी चलाएंगे तो शायद हम आगे पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो आप टाइम रहते ही इसको वाइंड अप करना चाहते हो, या कुछ और भी रीज़न है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कंपल्सरी, तो आप क्या करते हो, आप लोग मिल के, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ये लोग मिल के क्या करेंगे, अपना डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी को अब बंद हो जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए वो कैसे क्या करेंगे, तो वो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होता है आपको पता है कि 75% मेंबर्स जो हैं एटलीस्ट एग्री करने चाहिए पर्टिकुलर चीज़ से। अच्छा, और क्या है, और कैसे होगा ये, मतलब वाइंड अप, वॉलंटरी वाइंड अप कैसे होगा, तो एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली जनरल मीटिंग में लोगों ने मिलके, तो हो जाएगा कि हाँ भाई हमको बंद करना है। या फिर आप जिस पर्पज़ के लिए, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो ड्यूरेशन मेंशन थी कि हम 6 साल के लिए काम करेंगे, 7 साल के लिए काम करेंगे, वो टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन एक्सपायर कर चुकी है, राइट, कि आप 7 साल तक के लिए अपने बिजनेस कंडक्ट करेंगे, अब वो 7 साल का टाइम पीरियड क्या हो गया, एंड हो गया, तो भी आपका वॉलंटरी वाइंड अप होगा। या फिर आपके वे में कोई ऐसा इवेंट मेंशन था कि अगर ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई इवेंट हो जाएगी तो उसके बाद हम कंपनी को बंद कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, और वो इवेंट ऑकर्ड हो गई, तो उस सिचुएशन में भी कंपल्सरी का वॉलंटरी वाइंड अप
हो जाता है, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या आती हैं, वॉलंटरी वाइंड अप के केसेस में आती हैं। और आपको बता दें, जैसे हमने वहाँ पे बात करी थी कि अगर आप कंपलसरी वाइंड अप करेंगे तो जो जुरिडिक्शन एरिया है वो हाई कोर्ट से शिफ्ट होकर किस पे चला गया, एनसीएलटी, मतलब सारा एनसीएलटी देखेगी, है ना, हाई कोर्ट नहीं, एनसीएलटी देखेगी। इसी तरीके से अगर आप वॉलंटरी वाइंड अप करने जा रहे हैं तो अब ये कौन देखेगा, पहले ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन में मेंशन था, उसी के अकॉर्डिंग होता था। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस जो थे रिगार्डिंग टू वॉलंटरी वाइंड अप, वो क्या कर दिए, ओमिट कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। अब वहाँ पे कौन आ गया, आईबीबी आ गया, आईबीसी आ गया, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 आ गया। तो अब जो है इसके अकॉर्डिंग, इसके रूल के अकॉर्डिंग आपको आपका वॉलंटरी वाइंड अप होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वाइंड अप कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह के मोड होते हैं, क्या प्रोसेस है वाइंड अप का। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।